हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट समझे हैं। इस सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम लेवल 1 के क्वेश्चंस करते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3 -5 लाइज। तो देखिए, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आपको पता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। अब और ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हमारी पॉजिटिव एक्स वैल्यू होती है, ये हमारी नेगेटिव एक्स वैल्यू होती है, ये हमारी प्लस वाई वैल्यू होती है, या फिर बोले पॉजिटिव वाई वैल्यूज होती हैं, ये हमारी नेगेटिव वाई वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाई डैश है। अब देखिए, ये पॉइंट हमें बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए, पहले तो इस पॉइंट को देखते हैं कि कहां पर ये है। देखिए, -3 -5, -3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव डायरेक्शन में है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये इस लाइन पर है, ठीक है। ये हमारा एक्स डैश ये नेगेटिव वैल्यूज को दिखाता है। तो नेगेटिव वैल्यूज में -3, नेगेटिव वैल्यू में -3 मतलब ये होगा। ऐसी जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब यहां पर, तो x -3 y -5, तो मतलब ये पॉइंट जो होगा वो आपका यहां पर होगा, ठीक है। x -3 और y जो है y -5, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ये है, तो हम इसे दिखा सकते हैं कि -3 है और ये -5। तो ये पॉइंट आपका ये यहां पर है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपको पता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो पॉइंट पूछा था, ये जो पॉइंट पूछा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 4। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कहां पर होगी, ठीक है। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन हमें बतानी है। पॉइंट क्या है, -3 4। तो -3 और 4 कहां पर आएगा, देखिए x -3 हो, मतलब देखिए ये नेगेटिव x है और -3 है ना, नेगेटिव x क्या क्या है -3, और y जो है 4 हो, y4 मतलब यहां पर। तो ये पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट आपका यहां होगा, ये आपका -3 और 4। तो अब देखिए ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ। तो पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, पॉइंट सेकंड में है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। ये दो पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, ठीक है।
तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमें दिए हुए, इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है 2D प्लेन सिस्टम, ठीक है, ये दो ही डायमेंशन दिए, ये x है ये y है ना, तो x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ठीक है। तो 2D सिस्टम में, दो डायमेंशन वाले सिस्टम में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x2 में से x1 माइनस करो, है ना, x2 में से x1 माइनस करो उसका स्केयर, प्लस y2 में से y1 माइनस करो उसका स्केयर, और इस सब के ऊपर क्या आता है, इस सब के ऊपर स्केयर रूट आता है, ठीक है। तो P और Q जो पॉइंट है, P और Q पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ये वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। x2 को पता है, x2 क्या है 4 है, x1 क्या है -3 है, ठीक है। तो 4 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से है, ठीक है, 4 -3 होगा, फिर प्लस y2 क्या है, y2 हमारा 3 है, y1 क्या है -4, तो मतलब -4 इसका स्केयर, ठीक है। और इन सब के ऊपर क्या आता है, इस सब के ऊपर स्केयर रूट होगा। अब इसे सोल्व करें तो देखिए क्या होगा, 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 मतलब 7 आएगा। ऐसे यहां पर 3 - 4 मतलब 7 हो जाएगा, तो यहां भी 7 आएगा, यहां भी 7, तो 7 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, ठीक है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो अब ये हमारे पास आया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 7 स्केयर, ठीक है, इसे हम 2 टाइम्स ऑफ 7 स्केयर लिख सकते हैं। 7 स्केयर 2 बार है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब देखिए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्केयर है, 7 का स्केयर है, और यहां पर स्केयर रूट भी है, तो 7 2 बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक 7 को बाहर लिख देंगे, ठीक है, एक 7 बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा, ठीक है। 7 स्केयर है, उसका स्केयर रूट क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा, है ना, स्केयर रूट से स्केयर कट जाता है, ठीक है, स्केयर से स्केयर रूट कट जाता है, तो यहां से 7 जो है बाहर आएगा, या फिर बोले स्केयर हट जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कट जाता है, तो 7 बाहर आया, अंदर 2 बचेगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 7√2 हो जाएगा। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इफ पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं, तो हमें के की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो के की वैल्यू क्या है। तो देखिए 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में होते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपको पता है, उस केस में हम, या फिर आप ये देखिए, अगर हम 3 पॉइंट को, ठीक है, अगर हमें 3 पॉइंट को एक ही लाइन में, 3 पॉइंट को एक ही लाइन में प्रूव करना हो, तो आपको पिछले सेशन में बताया था मैंने कि अगर पॉइंट्स को एक ही लाइन में प्रूव करना हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 दिखा दो, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगी नहीं, है ना, अगर एक ही लाइन में है पॉइंट्स, तो ट्रायंगल बनेगी नहीं, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को लेकर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा दें, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा दें, तो मतलब कोलिनियर होते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है कोलिनियर हैं, ठीक है, ये हमें बताया हुआ है कि कोलिनियर हैं,
तो फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। के की वैल्यू क्या है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या सही है। तो कैसे बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मानकर। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है होल ही नहीं रहे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है क्योंकि एक लाइन में है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। तो ये 0 है क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप यहां पुट करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए पुट कीजिए, x1 की जगह 3 पुट कीजिए, y2 कितना है, y2 मतलब k हो जाएगा, y3 ये हमारा y3 है, ऐसी x2 ये हमारा x2 है, और y3 हमारा 6 है, y1 कितना है, y1 1 है, ऐसी x3 ये हमारा x3 है, y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 है, y2 क्या है k है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है। तो कहने का मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। इन सब वैल्यू को यहां पुट करने के बाद आपको ये मिलेगा, सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने ये आया। अब देखिए इसमें से आप क्या बोल सकते हैं, 3k में से 8k तो मतलब -5k हो गया, ये हमारा -5k हो गया। और ये हम सोल्व करें तो देखिए 30 38 में से 18 गए 20। ठीक है, तो 20 में से 5 गए। ठीक है, ये 20 हुआ, 38 में से 18 20 और -8k प्लस 3k, तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा 5k हुआ। ठीक है, तो 20 माइनस 5k। अब इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करें, ये 2 है, 2 को वहां ले जाएंगे तो 0 जाएगा, तो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि 20 माइनस 5k इक्वल टू 0। 20 माइनस 5k इक्वल टू 0 मतलब 20 इक्वल टू 5k। ठीक है, -5k वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5k, तो 20 इक्वल टू 5k। अब यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हमारी आई, k की वैल्यू जो आई हमारे पास वो 4 आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया, ये 2 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, पॉइंट मान लीजिए हमें पॉइंट ये कहां पर होगा, 2 - 5, x 2 है मतलब पॉजिटिव 2 है ना, ये यहां पर आएगा, x2 y कितना है, y -5 है मतलब नेगेटिव y यहां होता है, तो ये पॉइंट कहां होगा, मतलब ये पॉइंट हमारा यहां होगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 - 5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -2 9। -2 9 कहां होगा, ये x -2 है मतलब ये पॉइंट यहां होगा एक तो। ठीक है, -2 है और y कितना है, y हमारा 9 है, तो y हमारा 9 है मतलब ये यहां कहीं होगा, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा यहां होगा। ठीक है,
तो ये हमारा पॉइंट क्या है, -2, 9। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये दो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए। अब हमसे पूछा गया है एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर पॉइंट है कोई, ठीक है, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, इन ऑप्शन में से अपने को बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए, पहली बात तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो इसका मतलब है, उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है मतलब उसका वाई तो कुछ नहीं है ना। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ नहीं है उसका, क्योंकि कुछ तो हाइट है नहीं, कुछ हाइट नहीं है या फिर वाई कॉम्पोनेंट नहीं है ना, तो मतलब उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉइंट हमारा यहां पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स तो होगा, कुछ तो एक्स होगा, लेकिन उसका वाई जो है, वाई हमारा 0 होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, यहां पर क्या होता है, यहां पर वाई 0 होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होगा, तो ये पॉइंट हम मान सकते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने माना कि ये वाला पॉइंट है, लेकिन एक्स क्या है फिर, तो देखिए इन ऑप्शन में से बताना है। अब इन ऑप्शन में से आप वो ऑप्शन देखिए, इन ऑप्शन में से आप वो ऑप्शन देखिए जिसमें वाई 0, तो वाई 0 हमारा दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन में से कोई करेक्ट ऑप्शन है, या तो ए करेक्ट होगा या फिर सी करेक्ट होगा। तो देखिए, अब ये कैसे बताएं कि ए करेक्ट है कि बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कैसे बताएंगे, हमें निकालना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करें, ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, जो कंडीशन हमें दी हुई है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमें जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को लगाकर इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या कंडीशन दी हुई है, हमें बताया हुआ है इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, आपको पता है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला किसका है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 ये x हो गया और x1 क्या हो गया, 2, तो x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस -5, तो 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर होगा। ऐसे ही तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला हो गया, है ना, इस डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला हो गया, ऐसे ही इस डिस्टेंस के लिए, ठीक है, इस डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लगाएंगे, देखिए x2 मतलब x माइनस x1
मतलब -2, तो x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये होगी, ये डिस्टेंस ये होगी, ये दोनों इक्वल दी हुई है ना, ये पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से इक्वल होगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। सोल्व कैसे करें? देखिए, सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड, ठीक है, ये रूट है, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो स्क्वायर रूट हम कैसे खत्म करते हैं आपको पता है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट इसका भी हट गया, स्क्वायर रूट इसका भी हट गया। तो देखिए यहां पर ये क्या होगा, ये 0 माइनस -5 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर भी x माइनस -2 मतलब x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें, अब इन्हें आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या होगा, फिर यहां पर ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, है ना, तो क्या होगा फिर x स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2ab। ठीक है, ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, तो यहां पर क्या होगा, -2x इंटू 2 मतलब -4x, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ऐसे यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो इसे अप्लाई करें, क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 18। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होगा, x स्क्वायर से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, -4x है प्लस 4x है, तो आप एक काम करें, 4x को वहां ले जाएं, ठीक है, या फिर -4x को वहां ले जाएं, 8x हो जाएगा, 81 को आप वहां ले जाएं। ठीक है, इसे आप यहां ले गए, 81 को वहां ले गए, तो 8x क्या हो गया, 8x -56 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई यहां से हमारी, 8x -56 से इक्वल आया, तो x यहां से क्या आएगा, फिर x मतलब -7 आएगा। ठीक है, 8 यहां डिवाइड होगा तो क्या आएगा आंसर, फिर -7, तो x की वैल्यू क्या मतलब -7। तो x एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, फिर x एक्सिस पर जो पॉइंट हमने माना था, जिसे हमने माना था x0, है ना, तो ये पॉइंट क्या हुआ, फिर ये पॉइंट हुआ, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट क्या हुआ हमारा, -7 0। ठीक है, तो x जो पॉइंट पूछा था, जो x एक्सिस पर पॉइंट पूछा था, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -7 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पॉइंट C internally divides the line joining the points A and B in the ratio 3:1। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, A पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B पॉइंट ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, और इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है C। ठीक है, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर ये पॉइंट C है। अब ये C पॉइंट जो है, ठीक है, ये C पॉइंट इस लाइन को, ठीक है, ये C पॉइंट इस लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो फिर ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कैसे बताएंगे। देखिए आपको पता है, अगर हमें पॉइंट्स दिए हो, लाइन दी हो, ठीक है, पॉइंट्स को मिलाने लाइन, और उस पर कोई पॉइंट अगर डिवाइड करता है उसे, ठीक है, लाइन को अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है और हमें रेशियो दिया हो, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है,
पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। कब करते हैं? जब दो पॉइंट्स से लाइन बन रही हो और लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो जो कि लाइन को m/n में डिवाइड करता हो। ठीक है, तो m/n हमें दिया हुआ है ना, तो ये जो रेशियो है मतलब mn हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला से हम x y निकाल सकते हैं, है ना। तो x के लिए क्या फॉर्मूला है? x निकालने के लिए, ठीक है, ये x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, है ना, डिवाइड बाय m प्लस n। तो मतलब आप देखिए ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको x y मिल जाएंगे। तो देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी, m की जगह 3 पुट कर दिया, n की जगह 1 पुट कर दिया। तो x2 हमारा कितना है? x2 हमारा 8 है, x1 हमारा कितना है? x1 हमारा 4 है। ठीक है, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने ये किया, m 3 पुट कर दिया, y2 मतलब y2 5 है, y1 कितना है? y1 हमारा -3 है। ठीक है, तो अब x और y निकल आएंगे। x y हम सोल्व करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? देखिए ये हमारा 28 बनेगा, है ना, 24 प्लस 4 28 बनेगा, नीचे 4 आएगा। ऐसे यहां पर 15 -3 12 डिवाइड बाय 4, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? ये हमारा 7 बनता है, ये हमारा 3 बनता है। तो मतलब पॉइंट क्या है? इसका मतलब हमारा पॉइंट क्या आया? पॉइंट हमारा क्या आया? पॉइंट हमारा आया 7 3। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ए पॉइंट और बी, सी पॉइंट। ठीक है, तो ये बी पॉइंट एक्चुअली, सॉरी, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन दो पॉइंट्स, ये हमारा बी पॉइंट है, पहले तो ये करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या है? इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है उस पर एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। कैसे बताएं? लाइन का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए हम इसे सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन को 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट लाइन को 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हमारा m है, ये हमारा n है। ठीक है, 1:1 रेशो में डिवाइड करता है, तो मतलब m 1 है, n भी 1 है। ठीक है, तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हमने x y की वैल्यू निकाली थी, तो ऐसे ही हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर मिड पॉइंट का x, है ना, मिड पॉइंट का x कितना है और मिड पॉइंट का y कितना है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, m पता है कितना है, m 1 है, n भी 1 है। ठीक है, तो देखिए अब x, ये सब आपको पता है क्या है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, m मतलब 1 है ना, 1 इंटू x2 है ना, m इंटू x2 है, तो 1 इंटू x2 मतलब 1 इंटू -6, ये उसके बाद n इंटू x1, n 1 है, n भी 1 है, तो 1 इंटू x1 कितना है, 2 है। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया हमने। ऐसी m इंटू y2, 1 इंटू y2। ठीक है, तो 1 इंटू 5 प्लस n इंटू y1, 1 इंटू y1 मतलब
1 इंटू -3, तो यहां भी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू इसे सोल्व करें, देखिए -6 + 2, -6 + 2 मतलब -4 ऊपर 2 नीचे, तो -4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है आपको पता है? -4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल आई। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी? -2। यहां से हमारी वाई की वैल्यू निकल आएगी। यहां से आप सोल्व कीजिए, क्या होगा देखिए, 5 - 3, तो मतलब ऊपर क्या आएगा? 5 - 3 मतलब ये 2 है और डिवाइड भी 2 है। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2, तो वाई हमारा क्या आया? वाई हमारा 1 आया। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या हुआ? जो मिड पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? मतलब कोऑर्डिनेट हमारे -2 1। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर? इस ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऐसे हम मिड पॉइंट निकालते हैं, आपको पता चला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लेवल 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब हम लेवल 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द रेशियो इन विच द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पी और क्यू, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन जो है उसके ऊपर एक पॉइंट है आर दिया हुआ। ठीक है, अब हमें बताना है 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर ये पॉइंट आर है, तो हमें बताना है कि ये आर जो है, ये आर इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, कैसे बताएं? मतलब हमें क्या करना है, मतलब हमें एम एन क्या है ये बताना है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था? पहले क्वेश्चन में था हमें एम और एन बताया जाता था, एम और एन बताया जाता था, हमें पॉइंट निकालना होता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में पॉइंट में बताया हुआ है, एम एन हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई हमें दिया हुआ है और बाकी वैल्यूज जो हमें पता है, x1 y1 कितना है, x2 y2 कितना है, ये सब पता है। हमें बस क्या नहीं पता? हमें सिर्फ m और n नहीं पता। ठीक है, m और n नहीं पता, हमें बस वही निकालना है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है m और n को छोड़कर। तो m और n वैल्यू कैसे निकलेंगी? आप बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, m और n को छोड़कर बाकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो देखिए हम पहले इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, x वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए x हमें दिया हुआ -4 है ना, x हमारा पता है हमें -4 है। m इंटू x2, m हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। x2 हमें पता है कितना है, x2 हमारा 3 है। ठीक है, ये x2 कितना है? 3 है। ऐसे ही n इंटू x1, n नहीं पता, कोई बात नहीं। x1 कितना है? x1 हमारा -6 है। ठीक है, यहाँ m प्लस n नहीं पता। तो अब देखिए, अब इसे हम सोल्व करके, ठीक है, इसे सोल्व करके इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें एम एन की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, देखिए अब यहां से हम इसको आगे पीछे करेंगे। कैसे? 4m को वहां ले जाएंगे, है ना, -4m को वहां ले जाएंगे, -6m को वहां ले जाएंगे, तो क्या होगा फिर? अब देखिए क्या होगा, यहां पर 2n बनता है, यहां हमारा 7m बनता है। ठीक है, तो 7m बना, यहां पर 2n बचा। ठीक है, 7m होगा, ये 2n होगा। तो मतलब अब n को नीचे जाए, है ना, हमें m और n का रेशो चाहिए। हमें क्या चाहिए?
हमें m/n चाहिए, ठीक है, रेशियो यही है, या फिर बोले m/n चाहिए, है ना, एक ही बात है, m/n या फिर m/n, ये रेशियो हमें मिल जाएगा। तो हमें m/n चाहिए कहने का, ठीक है, m/n चाहिए। तो यहां से n को नीचे ले जाएं, n को नीचे ले जाएंगे, है ना, n को नीचे जाएं तो 7 को वहां ले जाएंगे, अगर इसे नीचे यहां ले गए तो 7 को वहां ले जाएंगे, तो मतलब m/n क्या आएगा, m/n 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या हमारा आया, हमारा रेशियो आया 2/7, ठीक है, ये रेशियो क्या है हमारा 2/7, या फिर बोले 2:7, तो ये रेशियो है हमारा, तो मतलब बी ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, देखिए ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसका स्लोप बताना है, ठीक है, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का इसे स्लोप बताना है। तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप होता क्या है, लाइन का स्लोप बताना है। स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप का मतलब होता है लाइन का, इस लाइन का स्लोप बताना है, तो मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, ठीक है। स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, वो हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप का मतलब क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, इस एंगल का टेंजेंट बता दें, है ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, लाइन का स्लोप। अब थीटा तो हमें नहीं पता, है ना, यहां हमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये हो जाएगी, इसका स्लोप पूछा है। अब थीटा तो हमें नहीं पता, लाइन का स्लोप टेंजेंट थीटा से निकलता है, थीटा तो हमें नहीं पता, तो फिर स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए स्लोप निकालने के लिए, या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा, हमें y2 y1 क्या है, x2 x1 क्या है, ये हमें पता है ना, तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो स्लोप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करके, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में अप्लाई करके लाइन का स्लोप हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अप्लाई कीजिए, y2 मतलब 6, y1 मतलब 3, ऐसे x2 मतलब 2, x1 मतलब 1। तो इसे सिंप्लीफाई करें, सोल्व करें, क्या होगा, 3/1 होगा, ठीक है, 3/1, तो 3/1 मतलब 3। तो लाइन का स्लोप क्या है हमारा, लाइन का स्लोप हमारा है 3, ठीक है। तो लाइन का स्लोप 3 है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, स्लोप्स, ठीक है, हमें पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है अगर 2 लाइन पैरेलल हो, ठीक है, अगर 2 लाइन पैरेलल हो, मान लीजिए ये लाइन L1 लाइन है, ये लाइन, सॉरी करेक्ट कीजिए, ये लाइन L2 लाइन है, ठीक है। तो इन 2 लाइन के पैरेलल होने पर, ठीक है, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो इन 2 लाइन के जो स्लोप है, ठीक है, मान लीजिए
मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है। स्लोप क्या होता है आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है। तो फिर इन दो स्लोप्स का, ठीक है, इन दो स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये नहीं बताना। मतलब पैरेलल लाइन के केस में, पैरेलल लाइन के केस में स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होता है पैरेलल लाइंस का? तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, m1 इक्वल टू m2। पैरेलल लाइन के केस में m1 जो है m2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए बात, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप भी इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों स्लोप m1 m2 ये इक्वल होंगे पैरेलल लाइन के केस में। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइन में ये रिलेशन होता है m1 इक्वल टू m2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपेंडिकुलर लाइन के केस में अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, देखिए मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है ये हमारी L1 और दूसरी लाइन है हमारे पास L2। तो अगर मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो फिर स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर आपस में, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर उन दो लाइन के स्लोप्स के बीच क्या रिलेशन होगा? मतलब m और m2 का क्या रिलेशन होगा परपेंडिकुलर लाइन के केस में? तो देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? फिर इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन, मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दो लाइन का स्लोप, ठीक है, उन दो लाइन के स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगी, सॉरी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? ये हमारा 1 होगा, ठीक है। तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट जो है, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पैरेलल लाइन के केस में ये वाला रिलेशन होता है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये रिलेशन होगा, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन के केस में ये रिलेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ठीक है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, उसकी इक्वेशन क्या है? देखिए अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हों, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हों और उन दो पॉइंट्स के पास होती हुई लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी जाए, तो देखिए लाइन की इक्वेशन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। किसी भी लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y1 क्या है, x1 क्या है? देखिए पहली बात तो x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट पकड़ना है, ठीक है, एक पॉइंट को हमने यहां इस फॉर्मूले में डालना है। तो आप या तो ये मान लीजिए, इस पॉइंट को आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, या फिर इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में डाल दें। तो अगर हम इस पॉइंट को डाल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को डाल रहे हैं, तो फिर इधर डाल देंगे y1 डाल देंगे, यहां पर x1 यहां डाल देंगे। m क्या है? m हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में, आपको बताया m मतलब स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता है, इस फॉर्मूले से हम स्लोप निकालते हैं, है ना। m हम यहां इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, y2 कितना है अपने को पता है 6, y1 कितना है 3,
ऐसे ही x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा m की वैल्यू पता चल गई। m की वैल्यू क्या है 3 है ना, 3 डिवाइड बाई 1 होगा, 3 डिवाइड बाई 1 मतलब 3। तो देखिए अब m की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू 3 है, ठीक है। y1 हमें पता है, y1 डाल देंगे ये 3, x1 भी डाल देंगे, तो मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन ये हो जाएगी है ना, y1 डाल दिया और साथ में यहाँ पर x1 डाल दिया, तो ये इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करें तो क्या होगा 3x माइनस 3, इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के दोनों साइड, ठीक है, इक्वल के अगर दोनों साइड में सेम नंबर और सेम साइन हो, ठीक है, इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर और सेम साइन हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बाकी क्या बचा y को मान ले जाएंगे, तो मतलब 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 3x माइनस वाई 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कौन सी इक्वेशन है फिर, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये वाली है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा जो है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर ए बी एंड सी, ठीक है, एबीसी के तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो ट्रायंगल के हमारे पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बताना है, ठीक है। देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से जो मीडियन आपस में मिलते हैं, ठीक है, तीनों मीडियन, ठीक है, तीनों कॉर्नर से मीडियन आपस में मिलते हैं, तो ये मीडियन आपस में मिल रहे हैं है ना, ये मीडियन, ये मीडियन और ये मीडियन। तो ये मीडियन आपस में जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये जो पॉइंट है इसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रोइड है, तो इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है, इन ऑप्शन में आपको बताना है। तो कौन से कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड के, आप कैसे बताएंगे। देखिए सेंट्रोइड को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये है, मतलब कि आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे जो सेंट्रोइड ये वाला है, जो सेंट्रोइड है इसका x पार्ट भी होगा और y पार्ट भी होगा, ठीक है, इस सेंट्रोइड का x पार्ट भी होगा और y पार्ट भी होगा। सेंट्रोइड का x पार्ट इस तरीके से निकलेगा, सेंट्रोइड का y पार्ट इस तरीके से निकलेगा। तो ये क्या है, x1 x2 x3 ये आपको दिए हुए हैं है ना, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है, ठीक है। तो x1 x2 x3 ये सब हमारे पास हैं है ना, ऐसे ही y1 y2 y3 ये सब भी हमारे पास हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 ये सब वैल्यू आप इसमें पुट कर दें तो आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो देखिए x1 3 है, x2 -4 है, x3 5 है, ऐसे ही y1 5 है, y2 6 है, y3 3 है। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, इसे सोल्व करें। देखिए -1 + 5 4 होगा, ऐसे यहां पर 11 + 3 11 + 3 क्या होगा 14 हो जाएगा। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं 4/3 और 14/3। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है डी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, सेंट्रोइड क्या होता है,
सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ट्रायंगल के दो कॉर्नर दिए हैं, ठीक है। ट्रायंगल के दो वर्टिसेस या फिर दो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दिए हैं, है ना। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सी कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब इसका जो सेंट्रोइड है, ठीक है, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड वो कहता है कि सेंट्रोइड जो है, ये सेंट्रोइड है ये ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे मतलब ये सेंट्रोइड ओरिजिन पे है, इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, ठीक है। क्यों? सेंट्रोइड ओरिजिन पे है मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, तो इसका मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी वही होंगे जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसका मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये थर्ड वर्टिसेस है, ये थर्ड वर्टिसेस इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो थर्ड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम वही तरीका लगाएंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ठीक है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, और ये हमें दिया हुआ है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हमें पता है, और ये हमें दिया हुआ है 0 0, ठीक है। तो सेंट्रोइड ये है और ये हमें दिया भी हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट 0 है और ये वाला पार्ट भी 0 है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब 4 - 2 + x, ठीक है। तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है ना, तो मतलब 4 - 2 और x, इन सबको ऐड किया डिवाइड बाय 3, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहां से इसको सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो देखिए 3 ऊपर जाएगा 0 जाएगा, अभी 2 + x होगा, 2 + x 0 है, मतलब x कितना है, x - 2 है। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी 0 के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, तो मतलब क्या है इसका 5 3 और y, इन तीनों का सम 0, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 वहां जाएगा तो 0 जाएगा, तो इसका मतलब क्या है 8 + y 0 के इक्वल है, इसका मतलब y - 8 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल गए, x पता चल गया है ना, ये x पता चल गया, -2 है, x -2 है, और y क्या है, y हमारा -8 है, ठीक है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए -2 और -8, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है -2 -8, डी ऑप्शन हमारा -2 -8 है, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट, ये पॉइंट दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैराग्राम। तो देखिए 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 4 वर्टिसेस दी हुई हैं, हमें बताना है ये चारों वर्टिसेस या फिर ये चारों कोने किस फिगर के हैं। स्क्वायर के हैं ये पॉइंट्स, रेक्टेंगल के पॉइंट्स हैं ये, रोम्बस के पॉइंट हैं, या फिर पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो कैसे बताएंगे, देखिए अब ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनती है फिगर, 4 पॉइंट से मतलब 4 कोने क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड का मतलब होता है 4, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगी, है ना। ये 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगी, तो हम मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है 4 पॉइंट से, ए बी सी डी, ठीक है। तो इससे हमने ए पॉइंट मान लिया, इससे हमने बी पॉइंट मान लिया, इससे हमने सी पॉइंट मान लिया, इससे हमने डी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अभी जो क्वाड्रिलेटरल बनी, अभी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है
या फिर पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रेटर तो कुछ भी सकती है, ये चारों क्वाड्रेटर के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कोई भी हो सकता है ना। ये क्वाड्रेटर स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल तो, लेकिन है क्या, ये चारों पॉइंट कौन सी क्वाड्रेटर के हैं, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटर के चारों पॉइंट हैं, ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहले तो हम सारी डिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है, सारी साइड्स को चेक करते हैं, कौन सी साइड किसके इक्वल है, फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी क्वाड्रेटर है। तो पहले ए बी डिस्टेंस अगर देखें, ए बी की लेंथ देखें क्या है, ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ए डिस्टेंस देखेंगे, है ना, ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या है निकाल सकते हैं, 4 - 1 होगा, है ना, x2 - x1, 4 - 1 का स्क्वायर होगा, 2 - 7 का स्क्वायर होगा, है ना। इसे सोल्व करें तो क्या आएगा, तो ए बी की लेंथ हमारी जो आई, ए बी की लेंथ हमारी आई है 234। ऐसी डीसी की देखते हैं, ठीक है, ए बी की लेंथ हमने देख ली, अब हम डीसी की लेंथ देखते हैं, या फिर बीसी की लेंथ देखें। तो बीसी की लेंथ क्या होगी, बीसी की लेंथ होगी -1 - 4 का स्क्वायर, -1 - 2 का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करें तो 234 आ रहा है, ठीक है। तो ए बी की लेंथ हमने देख ली, बीसी की लेंथ हमने देखी है 234, ठीक है। अब हम डीसी की लेंथ देखते हैं, डीसी की लेंथ अगर चेक करें क्या होगी फिर, -1 - 4 का -4 मतलब +4 हो जाएगा, ठीक है। x2 - x1 होता है, तो यहां -4 पहले से है, -1 - -4 मतलब +4 हो जाएगा। ऐसे ही -1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है, ये भी √34 आ रहा है, तो मतलब ये डीसी जो लेंथ है, डीसी की लेंथ भी √34 है। ऐसे एडी की लेंथ देखें, एडी की लेंथ क्या होगी, देखिए एडी डिस्टेंस निकालते हैं, एडी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, x2 - x1 -4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें क्या आता है, सिंप्लीफाई करें तो √34 आता है, ठीक है। तो एडी क्या है, एडी की लेंथ √34। तो चारों साइड्स की लेंथ हमने देख ली, एबी की लेंथ भी देख ली, बीसी की लेंथ भी देख ली, डीसी की लेंथ, एडी। तो चारों लेंथ हमें दिख रहा है, चारों लेंथ इक्वल हैं, ठीक है, ये चारों लेंथ इक्वल हैं, तो इसका मतलब चारों लेंथ कब इक्वल होती हैं, चारों साइड कब इक्वल होती हैं, तो या तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है ना, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन सभी साइड रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, ठीक है, सभी साइड रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन सी हो सकता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस है, स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो इन दो ऑप्शन में से हमें चूज करना है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या होगा। तो डायगोनल्स की लेंथ देख लेते हैं, डायगोनल्स की लेंथ अगर सेम आ रही है तो मतलब स्क्वायर होगा। तो देखिए डायगोनल चेक करते हैं, एसी देखते हैं, एसी की लेंथ क्या होगी, एसी की लेंथ अगर चेक करें -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर, सोल्व करें तो क्या होता है √68, ठीक है। अब हम बीडी की लेंथ देखते हैं, बीडी जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल बीडी, ठीक है। तो बीडी की लेंथ अगर देखें, बीडी की लेंथ आती है -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बीडी की लेंथ से देखें, ये हमारा -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 का स्क्वायर मतलब 64, ऐसे ही 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये भी लेंथ हमारी जो आई, ये लेंथ √68 आई, ठीक है। तो मतलब एसी की लेंथ देखी, ठीक है, एसी डायगोनल की लेंथ देखी, वो भी √68 की, है ना, और बीडी की लेंथ देखी, बीडी डायगोनल की लेंथ ये भी 68 है, ठीक है। तो दोनों लेंथ सेम आ रही हैं,
तो मतलब अब ये फिगर क्या है फिर, ये जो क्वाड्रेटल है, ये जो 4 पॉइंट्स की क्वाड्रेटल है, ये हमारी स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर सभी साइड इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो, ठीक है। साइड हमने पिछली साइड में देखा था, पिछली साइड में देखा है सभी साइड इक्वल आ रही हैं, ठीक है, सभी साइड इक्वल आ रही हैं। और यहां हमने देख लिया, यह हम देख चुके हैं कि डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। तो अगर साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो मतलब ये क्वाड्रेटल क्या है, ये क्वाड्रेटल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ये क्वाड्रेटल एक स्क्वायर है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया चारों पॉइंट्स की क्वाड्रेटल को, है ना, 4 पॉइंट की क्वाड्रेटल को कैसे चेक करना है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कॉम्बस है या पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आप लेंथ चेक कीजिए, आपको क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सभी टाइप की फिगर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि वो पॉइंट्स कौन सी फिगर के पॉइंट्स हैं, ठीक है।